नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। रेड पर राजनीति, सवाल बड़ा है, सवाल अहम है, क्योंकि कुछ सालों पहले तक ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के बारे में देश की बड़ी आबादी बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। लेकिन मोदी राज में जिस अंदाज में आर्थिक अपराधों को लेकर ईडी के एक्शन में तेजी आई है, उसने ईडी के नाम और काम को जनता के बीच कॉमन तो बना ही दिया है, लेकिन साथ ही एक खौफ भी पैदा किया है कि पैसों के हेर फेर में बड़े बड़े नब जाएंगे। पार्थ चैटर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, पंचकुला लैंड केस में भूपिंदर हुड्डा, पी चिदंबरम, अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत, यानी लिस्ट लंबी है। और इसीलिए इस खौफ की जद में नेता और उद्योगपति सबसे ज्यादा हैं। लेकिन ईडी के एक्शन में तेजी के साथ साथ तेजी आरोपों में भी आई है। आरोप ये कि ईडी सत्ता पक्ष की कठपुतली है और उनके इशारे पर विपक्ष को प्रताड़ित कर रही है। जबकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी पीएमएलए के इस्तेमाल के प्रावधानों को चुनौती देती हुई याचिका को खारिज करते हुए ईडी के एक्शन पर मोहर लगाई थी। तो आज का सवाल यही है कि क्या वाकई ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल सरकार कर रही है? ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को सरकारों को परेशान करने के लिए उपयोग करें, अच्छी बात नहीं है। चोर मचाए शोर, यही स्थिति आज कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है। कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना, ये उनकी आवश्यकता है। तो ईडी की रेड्स पर क्या राजनीति हो रही है और क्या ईडी का इस्तेमाल सरकार कर रही है, इसी पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। बीजेपी से हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं, हमारे साथ जेडीयू से माधव आनंद जी मौजूद हैं और शिवम हमारे साथ हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं हमारे साथ तहसीन पुनावाला आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। टी के राजलक्ष्मी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। समाजवादी पार्टी अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं और शाकिर अली जी टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ आज ईडी के मसले पर बात करने के लिए ईडी के ही फॉर्मर लीगल एडवाइजर एसी सिंह साहब भी जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं शाकिर अली जी आपके पास आ रही हूँ। ममता बनर्जी बड़ा खुलकर ये कहती थी और बड़े उनके बुलंद स्टेटमेंट्स होते थे कि बीजेपी, ईडी, सीबीआई इन सब एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर पहुंचाने के लिए। अब बड़ा सवाल यह है, जिस तरह से एक्शन हुआ है और 50 करोड़ से ज्यादा का कैश निकला है, अब आप मान रहे हैं कि ईडी ठीक काम कर रही है, कुछ गलत नहीं है? मीनाक्षी जी, ऐसा है कि ईडी ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है ये समय बताएगा, लेकिन सीबीआई और ईडी ये पूरा खुला है कि ये सीबीआई ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसी के तौर पर काम कर रहे हैं। और ये सीबीआई और ईडी के साथ में एक और एजेंसी लीजिए, राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर, जो वो भी एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं। जब लोकसभा राज्यसभा चलता है तो आप पिछला रिकॉर्ड भी देख लीजिए, एमपीज को बोलने का मौका नहीं देंगे और उनको निलंबित करके, सस्पेंड करके हाउस के बाहर रखा जाएगा ताकि सच सामने ना आए। पार्थो चैटर्जी के मामले में तो सही एक्शन हो रहा है ना? देखिए, वो हम लोग और ईडी को बोल रहे हैं कि और जल्दी से जल्दी आप इसको लाइए। तो ये एक्शन तो ठीक है ना, ये तो मान रहे हैं ना सही एक्शन हो रहा है। कह दीजिए ना सर, क्या हो गया, दिक्कत क्या है इसमें कहने में? एक्शन सही है कि नहीं है ये समय ये अभी बताएंगे। अभी भी सही है या नहीं है ये बताएगा समय। पार्थो चैटर्जी को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, क्लीन चिट कहां दे रहे हैं? हम लोग का दल जो है, पार्टी जो है, क्लीन चिट तो एक्शन सही है ना, निकाला है ना सर, एक्शन सही है। नहीं, देखिए, वो जो ईडी कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी सरकार और हमारी पार्टी दोनों अपना फैसला ले चुकी है। उनको पार्टी से निलंबित किया गया है और गवर्नमेंट से उनको हटाया गया। तो बहुत देर हो गई ना, बड़ी देर हो गई और इसीलिए तो आपके वो कह रहे हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। नहीं, देर नहीं हुई। एक्चुअली बात ऐसा है कि एक वरिष्ठ मंत्री थे और इस तरह का बात, क्योंकि पार्थो चैटर्जी के पास में पैसा निकला नहीं है, पैसा अर्पिता के घर से निकला जो वो पार्टी की कुछ भी नहीं है। तो अभी थोड़ा हम पार्टी को भी समझ पार्थो जी अभी भी, मतलब आप मान रहे हैं कि ठीक ठाक हैं, ईमानदार हैं, आप ये मान रहे हैं अभी भी? देखिए, ये उनका पैसा नहीं है, कहिए ना, राष्ट्रीय चैनल पे आप सब सुन रहे हैं, आप जो कहेंगे वो बात मानेंगे दर्शक। ईमानदार है कि नहीं है ये तो ईडी बताएगा और कोर्ट बताएगा।
अदालत बताएगा, ये तो वो बताएगा तो हम मान लेंगे। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री को भी नहीं पता चला कि उन्हीं के कैबिनेट के जो सदस्य हैं उनके करीबी के घर से 50 करोड़ कैश मिल रहा है सर घर में। देखिए लोगों ने तो इतने पैसे देखे नहीं है कि 50 करोड़ कैश दिखता कैसा है। देखिए नहीं है ऐसा। अगर आप ईडी और सीबीआई को सिर्फ अपोजिशन जहां है वहां इस्तेमाल करिएगा तो वहीं आपको दिखेगा, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो ईडी या सीबीआई इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए सवाल आगे पूछूंगी, लेकिन अनुराग जी मुझे ये बताइए, आरोप अपनी जगह है कि विपक्ष को ठिकाने लगाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन इन सबसे अलग अगर एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, कर नहीं तो डर नहीं। देखिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपको है तो मुझे पता नहीं, लेकिन देश के मुझ तक नहीं पहुंची है। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं दिक्कत नहीं, आपने बोला ना किसी को दिक्कत नहीं है भाई। सबने कहा कि वहां पैसे पाए गए, ईडी ने अपनी इंक्वायरी की और उनको भी पार्टी ने सबने कहा नहीं, सब दिख रहा है मैं सबने कहा ना कि गलत हुआ है भाई, भ्रष्टाचार करेगा और जेल के अंदर जाएगा। बस सवाल यह है कि ईडी का एक तरफ तो ठीक उन्होंने भ्रष्टाचार पकड़ा अपोजिशन में, क्या आज तक ईडी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर में 8 साल से गई? नहीं गई। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, बारिश की बूंद पड़ते ही वो उखड़ गया, तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा? इस पे तो ईडी की रेड पड़नी चाहिए थी, जिनको काम दिया गया, तो जिस मंत्री ने काम दिया उसकी नहीं पड़नी चाहिए? या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर में इतना बड़ा घोटाला हो गया, ओएसडी को सस्पेंड तो कर दिया गया, ईडी क्यों नहीं गई? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार होता है, वहां तो नहीं जाता है कोई भी। आप अपोजिशन के पास चले जाते हैं। आपकी सरकार जो एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल बराबरी से होना चाहिए। आप विपक्ष के यहाँ जा रहे हैं तो सत्ता पक्ष के यहाँ जाइए ना, फिर आप चिल्लाओगे विपक्ष के यहाँ मिला, बिल्कुल मिला और वो गलत है। मैं कहता हूं सत्ता पक्ष के यहाँ क्यों नहीं जाता? तो पहले कहते थे ना 2012-13 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि तोता पिंजड़े में बंद है। अब फर्क इतना है कि पहले तोता पिंजड़े में बंद था, अब तोता के कान में बोल देते हैं तुमको जाना कहाँ है भैया, अब किसी के यहाँ बैठना है, किसके यहाँ बैठना है उसको सिखा के भेजा जाता है। के कान में कह रहे हैं कहाँ पहुंचना है, और पता जो है विपक्षी नेताओं का। आरपी सिंह जी, अब इसमें कोर्ट के आदेश देता है और कोर्ट के आदेश अनुसार इनके हिसाब से जो तोता है, जो कि ईडी जब कार्रवाई करती है तो उनको दिक्कत होती है। इवन पार्था के मामले में भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट ने कहा भी ये मामला गड़बड़ा, और हम 2000 पहले के मामले चल रहे हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के बारे में भी कोर्ट 2012 का मामला चल रहा है, कोर्ट के आदेशानुसार चल रहा है। हालांकि बीच में बोलेंगे नहीं बंद हो गया था बीच में, ये कार्रवाई तो चल रही है ना, लगातार निरंतर कार्रवाई चल रही है, तो इनको तो कोर्ट से भी दिक्कत है। आज इनके एक मिनट उनका सवाल सर ये है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि इनॉग्रेशन हुआ और 4 दिन बाद जो है बारिश के पानी में उखड़ गया। माना जी उस पे कार्रवाई होगी। इस पर जो गलती हुई या यहाँ पर जो चूक हुई कौन पकड़ेगा उसे? उसमें पकड़ने की, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर जो प्रशासनिक कार्रवाई होगी उसमें, अरे हो रही है ना कार्रवाई, आपको उसमें प्रशासन, अरे आप अच्छी बात नहीं, आप मत बोलिए, आप एंकर नहीं है, आपका ही सवाल पूछ रहा हूं। प्रशासनिक कार्रवाई होगी उसमें और हो रही होगी कार्रवाई उसमें। मेरे पास मतलब मुझसे आप पूछ रहे हैं उसकी प्रशासनिक कार्रवाई होगी, परंतु जो मैं मूल बात कर रहा था कि जो ईडी की रेड है वो ये, अच्छा एक बात ये भी जरा कोई ये संशय रहता है, हर डिबेट में आकर बोलते हैं ईडी ये नहीं कि सब इनके यहाँ रेड करती है, ईडी बाकी सब लोगों ने रेड करती है। मैं नाम देता हूँ आपको, एक अजय सिंह है, विधायक है, हमारी पार्टी से, उत्तर प्रदेश से, उनके रेड हुई है। ओम प्रकाश धुर्वे हैं, मध्य प्रदेश से है। ऐसे ही झारखंड से एक संदीप राज हैं, उनके रेड हुई है। मध्य प्रदेश से सुशील वसवानी बीजेपी छोड़ चुके हैं, रेड हुई है। ऐसा नहीं ना, बीजेपी से उनका वो असहमत हैं, पार्टी में उनका झगड़ा चल रहा है, इसीलिए सर आपने बीच में ये अच्छी, आप लिंचिंग छोड़ दीजिए ना, आप कब तक लिंचिंग करते रहेंगे यार? नहीं लिंचिंग जैसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपको मोरा मौका दिया उनको आपने। नहीं सर, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप एंकर हैं क्या? मेरा सवाल सर आपसे ये है, याद दिलाया, ठीक है सर, आप बीजेपी में नहीं है वो, ठीक है, आपका टाइम याद रहिएगा। चलिए आपने कुछ नाम यहाँ पर गिना दिए, लेकिन सवाल दूसरा है सर। आपने जो योजना में गोलियां चलाई थी ना, गोली में चलाई आप। देखिए सर, अब हम पुराने मसले पर जाएंगे तो हम आज एक सेकंड नहीं, गोली चलाने वाले से नहीं है, विकास करने वालों में से है। उनको रोकिए ना, आप वक्तों में गोली चलाकर 60 अरे हम विकास की बात करने वाले लोग हैं। मुख्य मुद्दा यहाँ पर यह है कि देखिए, अगर पिछली बातों पर जाएंगे तो आज के मुद्दे पर बात नहीं हो पाएगी। मेरी सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है, हम आज के मुद्दे पर बात करेंगे। ईडी के राजनीतिक दुरुपयोग पर बात हो रही है सर, और आज सर सरकार के ऊपर यह है। मेरे पास देखिए कुछ आंकड़े इस वक्त मौजूद हैं। चुनाव से पहले कैसे ईडी के एक्शंस हुए हैं। वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 से जस्ट पहले जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी, मैं कंप्लीट कर लूं सर, अभिषेक बैनर्जी पर ईडी के रडार पर वो आ गए। ऐसे ही 2017 में, ठीक है आप बताइएगा ना, मैं सर कंप्लीट आपके सामने लिस्ट रखती हूं। सर सुनिए तो सही
सर सुन तो लीजिए ना, 2017 में उत्तर प्रदेश में भी जब विधानसभा चुनाव थे तो इसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के समन्स चले गए थे मायावती के भाई और उनकी पत्नी को। 2022 में उत्तर प्रदेश में भी असेंबली इलेक्शन के दौरान जया बच्चन की बहू एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय, उनके ऊपर वो भी ईडी के रडार पर इसी तरह से आ गई थी। 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले भी राज ठाकरे को ईडी के समन चले गए थे मनी लॉन्ड्रिंग केस में। संजय राउत का हालिया उदाहरण सामने है, जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो रहा था तो वो भी ईडी के रडार पर आ गए। और इन तमाम नेताओं का सीधे स्पष्ट एक लाइन में ये कहना है कि क्योंकि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके एक्शंस पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो हमें ठिकाने लगाने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। जी धन्यवाद। नवाब मलिक जेल में है, हमारे कारण से नहीं, और अब तक बेल नहीं मिली। देशमुख साहब जेल में है, अब तक बेल नहीं मिली। जो गलत करेगा उस पर अभी जो ये 50 करोड़ रुपए नकदी पकड़ा गया, हमारे कारण कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कार्रवाई हो रही है, कोर्ट को वापस जाकर जवाब देना है। टाइमिंग पर सवाल है, विधानसभा चुनाव से एन पहले विपक्ष पर क्यों जो है रेड्स हो रही है? टाइमिंग का प्रश्न कोर्ट में उठाइए, हम पे मत उठाइए। सतेंद्र जैन साहब जेल में कोशिश करें बेल लेने के लिए, नहीं मिल पा रही बेल उनको, सतेंद्र जैन साहब को। कोर्ट में सीबीआई को तदंत भार दिया गया है, कोर्ट में सीबीआई को तदंत भार दिया गया है, ईडी को नहीं। अगले मामले हैं, ईडी को भारतीय जनता पार्टी सिखा के भेजती है। क्या ठीक है राजलक्ष्मी जी, मुझे ये बताइए कि क्या राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए ईडी और एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि सरकार की तरफ से तो पक्ष ये दिया जा रहा है कोर्ट के आदेश पर एक्शन हो रहे हैं, और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर डर काहे का? देखिए, ऐसा है कि जनता को सरकार से ये अपेक्षा रहती है कि जो न्याय की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ये बिना भेदभाव के हो। लेकिन जब एक पैटर्न उभरता है कि सिर्फ जो ये विपक्ष के आप मतलब छोटे मोटे नेता नहीं, उनके जो बड़े बड़े लीडरों को आप ईडी के घेरे में लाते हो, तो इसमें एक पैटर्न जब उभरता है, क्योंकि तो इसको एक कोइंसिडेंस मान के चलें कि ये कोई अपवाद है, ये आम जनता भी देख रही है एक हिसाब से कि सारे जो सत्ता पार्टी के लोग एकदम दूध से धुले हुए हैं, और ये भी कहा नहीं जा सकता। और सिर्फ जैसे आपने कहा कि इलेक्शन के पहले, चाहे वो जो है चाहे लोकल इलेक्शन हो, चाहे स्टेट असेंबली इलेक्शन हो, या अभी आने वाले इलेक्शन भी होंगे, इस साल भी होंगे और अगले साल भी होंगे, तो उसके पहले का क्या कुछ माहौल तैयार कर रही है सत्ता पार्टी? तो ये भी सवाल उठते हैं लोगों के दिल में, क्योंकि अगर अगर आप मुख्य जो ऑपोजिशन पार्टी है और उनके जो अगर आप लीडरों को अगर आप घेरते हैं जो इस प्रकार से, जिसमें उनको जो बेल भी न मिले, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। फिर सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑर्डर आया है उसमें भी सभी मतलब बहुत सारे जो मीडिया के जो लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए सिर्फ रेड सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ नहीं हुए, काफ़ी मीडिया संस्थाओं के खिलाफ भी हुए हैं ईडी रेड्स, और जो उन प्रकार के मीडिया संस्थाओं के खिलाफ हुए हैं जो शायद इस सत्ता में जो पार्टी है उसके विचारों से सहमत नहीं है, तो ये सवाल उठते हैं। मैं आती हूँ सर एक बार। शाकिर अली जी, मुझे ये बताइए, माफ कीजिए, इधर से माधव आनंद जी, मुझे ये बताइए कि क्या वाकई राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल हो रही है? आप तो सरकार के सहयोगी हैं, लेकिन जब आप भी पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देख रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं की पेशी हो रही है और निष्कर्ष निकलते नहीं है। देखिए मीनाक्षी जी, ईडी तो एक स्वायत्त संस्था है, ऐसा हम सब लोग मानते हैं, और ईडी पे प्रश्न चिन्ह उठे यह भी कतई उचित नहीं है, और कहीं ना कहीं ये अपनी संस्था के ऊपर जो सवाल उठाने का अर्थ है उसको नीचे दिखाना। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी अभी कुछ स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और स्पीडी ट्रायल्स टू द स्पीडी रिजोल्यूशन टू द ट्रायल सो दैट द जस्टिस कैन बी सर्व टू द पीपुल। लेकिन अगर ईडी कोई कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से मैं सरकार का तो इंटरफेरेंस नहीं के बराबर है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसा हम लोग मानते हैं कि सरकार उसमें जो है कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं रखती है, नहीं करती है। जो बहाली की प्रक्रिया, उस बहाली के अलावा सरकार नहीं इन्वॉल्व होती है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह के केसेस चल रहे हैं, और जो केसेस के जो ट्रायल लंबे वक्त तक चलता रहा है और उसके जो परिणाम आते हैं वो उसमें वर्षों लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस संस्था पे जो है लोगों के मन में जो संशय है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लोगों के मन में जो संशय है वो कहीं ना कहीं बैठ जाता है। तो निश्चित रूप से इस बात को देखने की आवश्यकता है। एक आपने टाइमिंग को लेकर ही बात की, निश्चित रूप से जब इस तरह के टाइमिंग, जब चुनाव का वक्त आता है या कुछ इस तरह के टाइमिंग में अगर कोई ईडी
छापेमारी होती है या ईडी का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है तो लोगों के मन में संशय होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, यही एक ईडी ऐसी संस्था है, स्वायत्त संस्था है, जो बड़े से बड़े केसों को हैंडल करने का काम किया है और एक निष्कर्ष पे पहुंचने का भी काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार को भी इस पर सोचने की आवश्यकता है कि जो आरोप लग रहे हैं क्या उस आरोप में कोई सच्चाई है कि नहीं है। लेकिन कुछ इस तरह के दिख रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में संशय पैदा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन पे सबको आस्था व्यक्त करनी चाहिए। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, संशय पैदा हो रहा है, संशय इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि एक वैक्यूम जो छूटा है एक्शंस या निष्कर्ष ना निकल पाने पर, उस वजह से। और लोकसभा चुनाव मुझे 2014 का बहुत अच्छी तरह से याद है, बीजेपी ने बड़े जबरदस्त तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का मसला उठाया था, जीजा जी को जेल भेजेंगे, दामाद जी को जेल भेजेंगे, एक्शन होगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन आज तक उन जमीन के मामलों में क्या हुआ अब किसी को पता नहीं, और अचानक से ऐसा लग रहा है मामला जो है ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए मीनाक्षी, दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो है कि आप राजनीति करते हुए चुनाव लड़ते समय एक नैरेटिव सेट करते हैं, वो नैरेटिव किस आधार पर बनता है, जो पब्लिक परसेप्शन है और साथ में अगर कोई तथ्य है। अब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो तथ्य हैं उसमें जांच चल रही है, इसमें कहीं कोई किसी को संदेह है नहीं, अभी भी वो जांच चल रही है। लेकिन क्या पॉलिटिकल जो रैली में भाषण होता है उसके आधार पर किसी को जेल हो सकती है? तो मेरा मानना है न होनी चाहिए न हो सकती है। लेकिन ईडी के संदर्भ में दो बातें मैं कहूंगा। सारी बहस इस बात पर हो रही कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बचा लेती है, दूसरों के भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं इसको फिर से दोहरा देता हूं, अपने भ्रष्टाचारी बचा लेती है, दूसरों के भ्रष्टाचारी पकड़ती है। यानी सभी ये मान रहे हैं कि विपक्ष के जिन नेताओं पर कार्रवाई हो रही है वो भ्रष्टाचारी हैं। अब राजनीति में ईश्वर करे कि वो दिन आए कि हम देखें कि कोई भी कितना भी किसी पार्टी से जुड़ा हो सत्ताधारी, वो भी जेल जाए। लेकिन अगर आज ईडी ये कार्रवाई कर रही है और जो नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, हम लोगों को तो मतलब सुबह शाम तबीयत खराब हो जाए इस तरह से नोट देखते देखते। किसी की गाड़ी में फोन आ जाए कि भैया इतने करोड़ रुपए आपकी गाड़ी में पड़े हैं, वो बेचारा किस अवस्था में पहुंच जाएगा। और यहां क्या स्थिति थी, कट मनी जैसी स्थिति थी, कमरे में जाकर फेंक दो, गड्डी नोट मशीन गिन लिया और डाल दिया। मुझे लगता है कि देश को बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा रकम अगर लोगों के यहां पकड़ी गई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और उसमें ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, राजनीति में ये होता है, लेकिन कार्रवाई हो रही है और जनता को ये दिख रहा है, इसलिए वो प्रसन्न भी। लेकिन इन सब के बीच सर आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या ये एक बड़ी सहज और बड़ी कंफर्टेबल स्थिति है कि आप अपने किसी विरोधी पर आरोप लगा दें, उसके बाद वो ईडी के मामलों में फंस गया, निष्कर्ष निकला नहीं, लेकिन जनता के बीच एक परसेप्शन चला गया कि नेता जो है ये भ्रष्ट है। नहीं, मैंने इसलिए क्यों कह रही हूं मैं कि देखिए नेशनल हेराल्ड केस भी है, साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की और 2014 में ईडी ने इस पर केस दर्ज किया। आज है साल 2022 जो चल रहा है, सोनिया गांधी राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी पेशी हो रही है। लेकिन देखिए आप टाइमलाइन देखिए, तब से लेकर अब तक। मीनाक्षी जी, ये आपने टाइमलाइन बताई है, अब आप मुझे बताइए 2012 में किसकी सरकार थी? वो न्यायालय से मामला हुआ या नरेंद्र मोदी तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। क्या उस वक्त भी वो सारी एजेंसियों को सबको अपने दबाव में ले लेते थे जब यूपीए मनमोहन सिंह थे? अब उसके आगे की नहीं, सवाल ये नहीं है सर। उसके आगे मैं आपकी टाइमलाइन में एक डेडलाइन क्यों नहीं हो सकती? एक डेडलाइन क्यों नहीं हो सकती कि इतने टाइम में जो है फैसला हो जाएगा, निष्कर्ष आ जाएगा? आपको गांधी इसको बाहर रखना है, जेल में डालना है, लेकिन फैसला 4 साल में हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो सकता? ये कोई नरेंद्र मोदी तय नहीं कर सकते हैं कि गांधी जी को बाहर रखना है या क्या करना है, ये एजेंसी ड्यू कोर्स में करेंगे। लेकिन आपने ही कहा कि 14 से 22 तक 2019 के चुनाव के पहले तो नहीं पकड़ लिया, पूछताछ नहीं हुई। और ये क्या किसी से पूछताछ एजेंसी करेगी तो इस तरह का तमाशा होगा, उसके बाद कहा जाएगा कि हमें पॉलिटिकली विंडिक्टिव किया जा रहा है, हमारे ऊपर चीजें आ रही, ये कहा जाएगा क्या? टाइमलाइन की बात वही लोग करते हैं और हो सकता है कि कई बार टाइमलाइन होती भी है। कई बार ऐसा दिखा है कि विपक्षी राज्यों में इस तरह की रेड पड़ती है सीबीआई, ईडी और आईटी की। लेकिन ठीक है, मैं जो देखता हूं तो टाइमलाइन इस देश में हर वक्त चुनाव है। अभी तो कोई बंगाल में चुनाव है नहीं, क्या अभी कोई चुनाव है क्या? अभी बंगाल में कोई चुनाव है और पार्थ चैटर्जी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के स्टेटमेंट की बात, खबरें तो ये आ रही हैं कि महाराष्ट्र लागू होने वाला है बंगाल में सर, इसीलिए सवाल है। हमने रैली में भी कोबरा बोलते सुना था। तहसीन पूनावाला सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। 1984 से 2019 लगा था फैसला आते आते। ठीक है, तहसीन पूनावाला, आपको लग रहा है कि जिस तरह से ईडी एक्शन ले रही है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर उसके पीछे है? मीनाक्षी जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे शो में शिरकत करने का मौका दिया। मैं डेटा का आदमी हूँ, मैं सिर्फ डेटा से बात करूँगा।
आवाम इंटेलिजेंट है, वो डेटा को डाइफर कर देगी। 2004 से लेकर 2014 तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 112 रेड किए, 29 चार्जशीट फाइल की। आप मुझे फैक्ट चेक करना, कभी भी मैं फैक्ट चेक आप मुझे करना। 23 के फैसले आ गए, 23 कन्विक्शन हुए, सारे यूपीए के समय। अब आते मोदी जी प्रधानमंत्री। 2014 से लेकर आज तक 2974 रेड्स हुए, 2905 विपक्ष पे हुए, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। 11 रेड बीजेपी वालों पे, 11 2905 विपक्ष पे, 11 बीजेपी वालों पे, बाकी के रेड्स उद्योगपति और मीडिया के ऊपर हुए। अब आप देख लीजिए क्या समानता है। विपक्ष के रेड्स किस पे हो रहे? बड़े नेताओं पे। इनके जो नेताओं के नाम है कोई जानता भी नहीं, बट ठीक है। हेमंता बिस्वा शर्मा पे मैं नहीं, अनुराग जी ने, साहब ने, मैडम ने, बीजेपी ने व्हाइट पेपर निकाला था, क्या ये भ्रष्ट इंसान है, व्हाइट पेपर निकाला था, इस पे ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। हुई, शुरुआत हुई कार्रवाई की। उसके बाद क्या हुआ? हेमंता बिस्वा शर्मा आज आसाम की चीफ मिनिस्टर। व्यापम में मैंने नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा मैं सीबीआई केस की मांग करता हूँ, ईडी की मांग करता हूँ। 6 लोगों ने आत्महत्या की। क्या हुआ? वो मुख्यमंत्री बैठे। कौन सी रेड हुई? टाइम्स नाउ आप कवर करते, कोई रेड हुई? कोई रेड नहीं हुई। 2905 विपक्ष पे, 11 बीजेपी पे। आंकड़े आपके सामने। आता हूं मैं, ईडी का नया नाम हो गया है बीडी। बीडी का मतलब है बजरंग दल। ये ईडी का इस्तेमाल कर रहे बजरंग दल की तरह, गुंडों की तरह दूसरों को डराने के लिए। जिस ईडी डायरेक्टर का सुप्रीम कोर्ट के रिटन जजमेंट में है कि आप ईडी डायरेक्टर का टेन्योर नहीं बढ़ा सकते, ऑब्जर्वेशन नहीं है, रिटन जजमेंट है, फैक्ट चेक कीजिए आप मुझे। उस ईडी डायरेक्टर का टेन्योर बढ़ाने के लिए 12 विपक्ष के एमपीस को आपने पार्लियामेंट के बाहर, देश के वाइस प्रेसिडेंट बाहर निकाल देते, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और आप बिल पास कर देते और 5 साल के लिए उसका टेन्योर बढ़ाते। मैं आपसे पूछता हूं मीनाक्षी जी, क्या देश में और कोई अफसर नहीं ईडी का डायरेक्टर बनने के लिए? कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आपने ओवरटर्न कर दिया? ठीक है, मैं नेशनल हेराल्ड पे भी आऊंगा, रॉबर्ट वाड्रा पे होगा नेक्स्ट सेगमेंट में। आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू। आपने जो सवाल उठाया उस पर मेरा एक सवाल है। देखिए, इन सब बातों से अलग सुप्रीम कोर्ट में भी तो जब विपक्ष के ही नेता पहुंचे थे, 100 से ज्यादा याचिकाएं लगी, लेकिन कोर्ट ने क्यों मोहर लगाई थी? जी, बहुत अच्छा सवाल। कोर्ट ने क्यों मोहर लगाई? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सर झुकाता हूं, लेकिन उस जजमेंट से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और मैं मानता हूं ये हमारे देश के लिए ये जो जजमेंट आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जजमेंट आया है। मैं उसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने सर झुकाता हूं। अगर आप कहे, आप आपका फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 23 ले ले और आप कह दे ईडी तो पुलिस है ही नहीं, आप उसके सामने कन्फेशन करोगे, माना जाएगा। आप जो आपके फंडामेंटल राइट से कोर्ट उसे छीन रही। मीनाक्षी जी, आज विपक्ष पे हो रहा है, समय बदलेगा, कल ये आप पे हो सकता है, कल ये आरपीएन सिंह जी पे हो सकता है। आप कन्फेशन ले लेते हो, ठीक है। आप किस बेसिस पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? ये जजमेंट गलत है और मैं मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जजमेंट चेंज होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जाना। चलिए, ये आपकी राय है, लेकिन शिवम त्यागी, ईडी को बजरंग दल कह रहे हैं यहाँ पर तहसीन पूनावाला। क्या लग रहा है आपको? ये वजह, क्या वजह है उनके पास ऐसी जो वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? जब इंसान दर्द में होता है तो अक्सर ऐसी ऐसी बातें बोलता है। मैं, इन्होंने कहा कि फैक्ट चेक कर दीजिए, फैक्ट चेक कर दीजिए, कर देता हूं आपको। 17 साल हुए हैं इस देश में जब से पीएमएलए इनैक्ट हुआ है। उस 17 साल में टिल 31 मार्च 2022 तक 5422 केसेस हुए हैं। अभी टोटालिटी बता रहा हूं आपको, जिसमें 1,04,222 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। सर, कन्विक्शंस सुन लीजिए, आ रहा हूं ना, मैं तो नहीं बोला आपके समय पे। उसके बाद 869 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो गई है। अभी तो 1 लाख करोड़ प्लस की तो अटैच हुई है, 822 करोड़ की जब्त हो गई है। इनके हिसाब से बजरंग दल ने घोटालेबाजों की 822 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। बजरंग दल बोल रहे हैं। अब आगे आ जाता हूं, कन्विक्शन का इन्होंने कहा। 10 साल सरकार में रहे आप, 23 कन्विक्शन जो हुई वो आपके समय पे केस दर्ज हुए थे, लेकिन कन्विक्शन भी करा देते, फिर अपने समय पे क्यों नहीं करा दी? बीजेपी अभी 7 साल आए हुए हैं, टेंशन मत लीजिए। और एक फैक्ट जो आप छुपा रहे हैं, इस देश में अभी भी 992 लोगों के केसेस चार्जशीट हुए हैं ईडी में, उनकी भी कन्विक्शन होगी। उसका एक तरीका है। और अब आपने कहा कि बार बार जो सवाल उठ रहा है इस बात पर कि ये चीजें जल्दी क्यों नहीं हो सकती। अभी पिछले दिनों मैं एक केस स्टडी कर रहा था, झारखंड में एक आदिवासी 22 साल बाद छूट कर आया कोर्ट से बरी होकर, सुप्रीम कोर्ट से, और जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके माता, 2 बच्चे, उसकी धर्मपत्नी सारे मर चुके थे। इस देश में जस्टिस पे कौन सा आज तक टाइमली डिलीवर हुआ है? मैं मानता हूं होना चाहिए, लेकिन ये तो हार्श रियलिटी है कि इस देश में बहुत सारे केसेस 40-40 साल चलते हैं। अब आपका आदमी पकड़ा गया, उसके यहां से 50 करोड़ मिल गए तो वो बजरंग दल है। और अगर आपके आदमी को जल्दी से वो केस आगे ट्रायल नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कहते हैं विंडिकेशन है। बिल्कुल विंडिकेशन नहीं है। आज की रियलिटी ये है कि क्लोज एड महिला जो कि एक मिनिस्टर की साथी थी, उनके घर से
50 करोड़ रुपए निकले हैं, विच इज नॉट अ छोटा खासा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब आप कहते रहिए। जहां तक कन्विक्शन की बात है, मैं 10,000% श्योर हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे 2 से 3 साल में कन्विक्शन बहुत अच्छे तरीके से जाएगा, क्योंकि 992 केसेस में ट्रायल चल रहा है। तहसीन पुनावाला, यूपीए के राज में पीएमएलए को लेकर जो भी उसके अंदर कॉन्विक्टेड थे, एक भी नहीं है। 112 ईडी की रेड्स हुई लेकिन एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, और एनडीए के राज में 3,000 से ज्यादा केसेस थे और 23 कन्विक्टेड। 23 कन्विक्शन। किसका बेहतर है आंकड़ा? लेकिन ये स्ट्राइक रेट किसका बेहतर है? मैं उसी पे आ रहा था और उनकी बात को आगे ले जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो 23 कन्विक्शंस हुए ये सारे यूपीए वाले, एक भी एनडीए के नहीं। हाँ, हुआ एनडीए के सवाल हो गया। अच्छा, ये कंप्लीट करने में आऊंगी, ठीक है, कंप्लीट करिए। आपका अधिकार है, आप इमेच्योर रह सकते हो, पार्लियामेंट में भी इमेच्योर कंप्लीट करिए। सर माइक नहीं, आपको कह रहा हूं। अच्छा, आप कंप्लीट करिए, मैं फिर उनसे आपको दिक्कत नहीं, आपने टोकन है 10 बार एक बार कंप्लीट कर ले सर, आपने टोकन है शिवम को, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं। आप बोलो तो मैच्योर है, आप टोकन तो मैच्योर है। सर मैं आ रही हूँ आपके पास, कंप्लीट करिए। ये 20 तो आप मजाक करो, हमें हंसने का मौका मत दोगे आप। सर ठीक है, मैंने शुरुआत ही इसी से किया कि 23 कन्विक्शंस अभी हुए, मैंने शुरुआत ही उसी से किया। उसी फैक्ट को आप दोहरा के कह रहे हो अभी कन्विक्शन हुआ, अभी कन्विक्शन हुआ। अरे भैया, चार्जशीट और केसेस कब रजिस्टर हुए थे? सारे यूपी के। मैम एक मिनट, मेरी बात समाप्त होने दीजिए प्लीज। अब आप कहते हैं कि क्यों कन्विक्शन फिर मोदी जी ने कराए? मोदी जी कोर्ट चलाते आप कह रहे मोदी जी कोर्ट ने चलाते, आप कह रहे मोदी जी ने कन्विक्शन चलाए। तीसरी बात, यही जजमेंट है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, जो अभी परसों आया ईडी का जजमेंट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट मानता है, उस जजमेंट से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, इस जजमेंट का एक पार्ट है, मानता हूं कि सारे ट्राइब्यूनल्स में इस वक्त जजेस नहीं है, ईडी के अफसर्स नहीं है। ये फुल इसका जो रेट था, कपिल सिब्बल की प्रेजेंटेशन है, 83% था यूपीए के समय, इसलिए आपको कन्विक्शन मिले। अभी ट्राइब्यूनल्स ने, जस्टिस नहीं मिल रहा। तहसीन पुनावाला, पहले आप उसी जजमेंट से इत्तेफाक नहीं रखते, फिर आप, ये तो वही बात होगी ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू। नहीं, ये तो वही बात होगी कि उस जजमेंट में जो हिस्सा आपको पसंद है आप उसको लेंगे। आप मत भरिए ठीक है, ट्राइब्यूनल्स। अनुराग बताओ यार, कहना चाहता हूं प्लीज। ठीक है, कंप्लीट। शिवम कह रहे हैं कि 10,000% श्योर है 2 साल में कन्विक्शन हो गए, उनके मुंह में घी शक्कर। मैं उनकी बात मानता हूं, लेकिन यह इनकी सरकार मानती है। इनकी सरकार ने, एजी ने कहा है कि हाँ ट्राइब्यूनल्स फिल्ड नहीं है, 80% वैकेंसी है। कपिल सिब्बल के ने कहा 83%, आज कितनी है? ठीक है, लेस देन 15%। कैसे हो गए कन्विक्शन? चलिए अनुराग भदौरिया, मुझे ये बताइए, चलिए आप तो थोड़ा सा दूर बैठ के परिस्थिति को देख रहे हैं, मुझे ये बताइए यूपीए वर्सेस एनडीए किसके दौर में बेहतर था ईडी का काम? देखिए, आज तो मैंने बता दिया कि तोता को समझा के भेजा जाता है और वो उसी हिसाब से काम करता है। लगातार घोटाला, एनडीए की सरकार में लगातार घोटाले हो रहे हैं। बेहतर कौन था सर? किसका राज बेहतर था? किस दौर में बेहतर काम किया है? यूपीए गवर्नमेंट, जब यहाँ पे यूपीए गवर्नमेंट थी, ऑफ कोर्स हम लोग अच्छा काम कर रहे थे। इन्होंने काम कहाँ किया है? ना बेरोजगारी पे बात करो तो भाग जाते हैं, पार्लियामेंट छोड़ के डिबेट नहीं कराना चाहते। महंगाई पे बात करो, सुनो महंगाई पे बात करो, एक बार पूरी बात होने दीजिए। महंगाई पे बात, अब एक शब्द लेके भाग जाओगे तो कैसे काम चलेगा बताइए? नहीं, और तो सवाल होगा कि खाली इतना ही पूछना है आपको? एजेंडा तो बता दीजिए, आपका ओपिनियन तो पता चलना तो पहले बता दीजिए। हाँ, मेरा एजेंडा जनता है, जनता मेरा एजेंडा जनता है, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी नेताओं बात करना चाहती है, क्योंकि वो सत्ता चाहिए उसे, सत्ता को उसको नहीं, सत्ता की मलाई चाहती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से मतलब है। बट ये सच है कि एनडीए की गवर्नमेंट, मेरी बात सुनिए, एनडीए की गवर्नमेंट में जो करप्शन है उतना ही करप्शन यूपीए गवर्नमेंट में भी था। तब भी यही इस्तेमाल, इस तरह का एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, आज भी एजेंसियों का ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। बट दोनों में क्या, किसको चुनोगे? कोई थोड़ा कम था, कोई थोड़ा ज्यादा है, लेकिन दोनों ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया है इस देश के अंदर में। ये सच है। सत्ता जब भी इनको मिली है, चाहे कांग्रेस को मिली है या बीजेपी को मिली है, ये कोई ज्यादा किया है, किसी ने कम किया है। आज ज्यादा हो रहा है, ये सच है। ठीक है मीनाक्षी, एक मैंने जो शुरुआती टिप्पणी में कहा, देखिए उसी को ये लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई मत करो क्योंकि ये विपक्ष का है। मैं एक पत्रकार के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर प्रसन्न हूं। मेरा यह मानना है कि देश की जनता के हक की जब आप बात करते हैं तो वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होते हुए देख प्रसन्न है। हाँ, नहीं, इसकी प्रक्रिया ठीक करनी चाहिए, कन्विक्शन टाइम बाउंड होना चाहिए, और अगर कोई सत्ता कौन करेगा है
तो भी बचना नहीं चाहिए। नहीं तो बची तो रहा है, अरे बची तो रहा है, हेमंत विश्व शर्मा बची गए ना, बची तो रहा है, कहाँ उनके ऊपर कार्रवाई हुई? उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। सुनिए सुनिए एक मिनट, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अरे मैं हेमंत विश्व, अच्छा सब कुछ न्यायालय करेगा तो सरकार क्यों है? सरकार क्यों है फिर? सरकार को नहीं, इसके मतलब सरकार न्यायालय की पे जाएगी, मैंने हर चीज आप न्यायालय पे लेके जाओगे, सरकार को कोई फैसला नहीं लेना है, सरकार को कोई फैसला नहीं लेना है, तो फिर लोकसभा राज्यसभा है क्यों? बोल दो हम रिजाइन कर दो, खत्म कर दो पार्लियामेंट। जब हर चीज कोर्ट को करनी तो पार्लियामेंट क्यों है भाई? भाई रोजगार भी कोर्ट बात करेगा, महंगाई भी कोर्ट बात करेगा, ईडी पे भी कोर्ट बात करेगा, सीबीआई पे भी कोर्ट बात करेगा, महिला अत्याचार पे भी कोर्ट बात करेगा, तो सरकार क्यों है? सवाल ये है। सरकार पर जब आप सवाल उठा रहे हैं तो फैसला कहीं से तो आएगा ना। सरकार का भी तो कोई फैसला होगा कि सरकार कोई फैसला नहीं लेगी? सर एक बार मैं एसी सिंह क्यों नहीं सुना रही है? अरे जिम्मेदार नहीं, फैसले नहीं, सरकार अपना काम तो नहीं कर रही है ना, हर चीज कोर्ट में डाल देती है। ठीक है, बोलिए सर। कंगारू कोर्ट मुलायम सिंह जी के थोड़ा गोली मार दो। नहीं हर जगह कहाँ गोली की बात की रहे तो आपको गोली इतनी प्यारी है, तभी आप तभी विवेक तिवारी को गोली मार दी जाती है पुलिस के माध्यम से, तभी पुलिस को विवेक तिवारी को गोली मार देती है। कमाल है भाई। अनुराग जी प्लीज, ठीक है सर, कंप्लीट करिए, फिर मैं एसी सिंह जी के पास जाऊंगी। अरे तो सरकार नहीं, पार्लियामेंट क्या काम करती है? पार्लियामेंट आप चलने नहीं दे रहे हो, पार्लियामेंट में महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर रहे हो, मजबूरी में आदमी को कोर्ट जाना पड़ता है। अब मैं आगे बढ़ते हुए, आप ठीक है, एसी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप फॉर्मर लीगल एडवाइजर हैं ईडी के, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। सर यहाँ पर पूरी डिबेट आपने सुनी, विपक्ष के आरोप आपने सुन लिए, सत्ता पक्ष से आपने जवाब भी सुन लिया, लेकिन इन सबके बीच ईडी के काम करने के तरीके को लेकर और विश्वसनीयता का बहुत बड़ा सवाल है। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस पर क्या है सर? जी मैडम, देखिए सबसे पहली बात मैं बताना आपको चाहूँगा कि जहाँ तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सवाल है, जिसके बाबत आज चर्चा हो रही है, तो पीएमएलए के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि कोई न कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये अर्पिता मुखर्जी और मिस्टर पार्थ के घर से, मैडम अर्पिता के घर से जो 50 करोड़ रुपए बरामद हुए, ये एफआईआर जो है वो टीचर्स के रिक्रूटमेंट से संबंधित है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ। उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया, उसके बाद ईडी उसमें आई एक्शन में। मेरा ये कहना है कि देखिए, जब तक कि शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं होगा ईडी स्वतः नहीं एंटर कर सकती है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सिद्धांत है कि एक कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिट होना चाहिए और इस बात की संभावना हो कि उस शेड्यूल्ड ऑफेंस को गठित करने में कुछ मनी जनरेट हुआ है। तो ईडी का मुख्य काम ये है टू ट्रेल द प्रोसीड ऑफ क्राइम, और उस मनी को जो जनरेट हुआ है, जो इलगॉटन मनी है, अवैध पैसा है, उस वहां तक पहुंचे और उसको अपने कब्जे में ले। दूसरा सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल वाली बात कही जा रही है, तो देखिए जब शेड्यूल्ड ऑफेंस एक कमिट हो गया है तो ईडी की स्वतः ही जिम्मेदारी होती है, ईडी चार्ज विद ए ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। आम लोग सर थोड़ा सा आसान भाषा में समझ सके, मैं एक सिंपल लाइन में आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता आप इसका क्लियर जवाब देंगे या नहीं, लेकिन आप इन तमाम वर्षों में किस तरह से काम हो रहा है वो देखते आए हैं। राजनीतिक दबाव ईडी के ऊपर होता है या नहीं? जी नहीं, ये गलत है। मैं बिल्कुल इसको सिरे से खारिज करता हूं। इस वजह से खारिज करता हूं कि राजनीतिक दबाव का प्रभाव कौन इन्वेस्टिगेट करता है। और आपको हम बता दें कि विनीत नारायण का जजमेंट जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन इशू की कि अधिकारियों का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, डिप्टी डायरेक्टर एंड अबव का अपॉइंटमेंट। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होते। राजलक्ष्मी जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं जो अभी सर ने कहा, सिंह साहब ने? नहीं, माइक दीजिएगा, माइक। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद किसी जो है दबाव में ये जवाब दिया हो। अब मुझे पता नहीं, पोस्ट रिटायरमेंट जवाब होते हैं, दबाव बहुत होते हैं, आप लोग सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। और ऐसा है, और देखिए ऐसा है कि एक बस एक छोटा
ऑब्जर्वेशन है और एक छोटी मतलब चिंता है, मतलब आम जनता की तरफ से कह लीजिए, अगर मैं आम जनता हूँ और मैं ये चिंता व्यक्त कर रही हूँ कि ये क्या मतलब गारंटी है कि 2024 में कोई एक दूसरी सरकार आती है, ठीक है, जो भी आती है, और वो यही प्रक्रिया जो आज के दौर में हो रहा है और वो अपनाती है, तो इसमें क्या है? इसमें तो फिर वो कहेंगे कि भाई आपने हमारे साथ क्या, हम भी आपके टॉप लीडर के खिलाफ हम और ये केसेस चलते रहेंगे। ये एक बड़ी चिंता है, ये एक बड़ी चिंता है। एक ये चिंता है कि आप जब कहते हैं कि दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस पर किसी को ऐतराज है कि यहां जो कुछ हुआ है ये कोई आरोप भर नहीं लगा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा नकदी पकड़ी गई और सामने दिख रहा है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है ना, तो भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई अगर किसी भी वजह से हो रही है तो उसको आप कैसे कहेंगे कि ये पॉलिटिकल एजेंडा और ये डर है? नहीं, सवाल ये नहीं कि भ्रष्टाचारों पे कार्रवाई का कोई विरोध कर रहा है, आप भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कीजिए, यही तो कह रहा हूं ना, कीजिए, लेकिन सवाल ये है कि आप बीजेपी के नेताओं के यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? बस इतना सा सवाल, उस पर जवाब आप दुनिया भर की कहानी बता रहे हैं। सीधा सवाल ये है कि जब अपोजिशन पे कार्रवाई हो रही है, होनी भी चाहिए, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो सत्ता पक्ष में क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, सवाल ये है। जी धन्यवाद। राजलक्ष्मी जी, राजलक्ष्मी हाँ जी, धन्यवाद। हाँ, सही जवाब दीजिएगा सर। सही जवाब। गोली चलाना जनता को हमें नहीं देना है, लिंचिंग करना छोड़ दीजिए ना थोड़ी देर। अरे सर, जनता को जवाब दीजिए। अरे दे देंगे ना जवाब, आप जवाब देने देंगे तो जनता को सही जवाब नहीं दे रहे हैं, जनता को धोखे में रख रहे हैं। लिंचिंग कैसे बात चलेगी? आप राम भक्तों पे गोली चलाते चलाते जनता को। प्लीज अनुराग जी, समय बर्बाद हो रहा है, देखिए फिर बाकी पैनलिस्ट नहीं बोल पाएंगे। चलिए सर, कंप्लीट करिए फटाफट सर, सवाल का जवाब। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सीधी बात है, कोर्ट के आदेशानुसार काम हो रहे हैं, उस पर भी इनको क्वेश्चन मार्क है इनका। ये पार्था के मामले में, या वो सोनिया गांधी के मामले, राहुल गांधी के मामले में, संजय जैन के मामले में, सब में कोर्ट के आदेशानुसार काम हो रहे हैं, उन पे भी इनको दिक्कत है। और दूसरी आप कुछ सुनिए, मंत्री उन पे आप कर दीजिए, छोड़िए, आप जनता की आवाज सुनिए। बीजेपी के मंत्री गलती कर रहे हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे पशुधन विभाग घोटाला हो। तहसीन पूनावाला ने बड़ा सवाल उठाया था, मैं तहसीन का सवाल लेकर आ रही हूँ। उन्होंने आप कर दीजिए ना, आपको पता चला भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ पे, कर दीजिए आप कोर्ट से, छोड़िए। आरपी सिंह जी, हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। मैं और आगे का सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ये बीजेपी के पास नहीं, कब हो गया तो चीफ मिनिस्टर बन गए प्रभु, वॉशिंग मशीन है, शिवराज सिंह भी चीफ मिनिस्टर बन गए और आके स्वच्छ हो जाते हैं। मुकुल रॉय आ जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। हेमंता बिस्वा शर्मा आते हैं, सब ठीक हो जाता है। कैसे? वो हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में तो ठीक थे, हमारे यहाँ तो गलत हो गए। मुकुल रॉय हमारे यहाँ आए, गड़बड़ हो गए थे, अब इनके वापस चल गए, फिर ठीक हो गए। ये तो नहीं जा सकता ना। मुकुल रॉय कहाँ पे? तो आपके यहाँ होते हैं भाई। किस तरह के आरोप थे? अरे सुनिए ना, ठीक है, आज मुकुल रॉय के बारे में बोलेंगे, जब आपने उन लोगों को पार्टी में शामिल किया, मैं उस समय की बात कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं, कार्रवाई रुक नहीं रही किसी के खिलाफ भी। ठीक है। मीनाक्षी जी, मुकुल रॉय का बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, और न तो भाजपा इस पे बहुत बच सकती है, न तृणमूल या दूसरी पार्टियां। क्या ये जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करती, मुकुल रॉय पे कार्रवाई के लिए क्या तृणमूल कांग्रेस जा रही है? ये राजनीति, ये समझिए। और राजनीति में जो भी रणनीतिक तौर पर लाभ लेने की कोशिश कर पाएगा वो करेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही कि नहीं, उसका जवाब है हाँ, हो रही है, और ज्यादा पर होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए। ठीक है, हर्षवर्धन जी ने जो बात बोली, ठीक है, मेरा शाकिर अली, आप सवाल सुनिए। हर्षवर्धन जो बात कह रहे हैं कि जनता के बीच एक मैसेज क्लियर है कि ईडी के मामले मोदी राज में अगर 27 गुना बढ़े हैं रेड्स के मामले, तो ठीक है, काम हो रहा है, जो गलत कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, एक ही मैसेज जा रहा है आम लोगों के बीच में। उन्हीं सबके बीच अगर ममता बनर्जी ये करती हुई दिखाई देती है कि सीबीआई मेरे राज्य में नहीं घुसेगी, हम नहीं करने देंगे इन्वेस्टिगेशन, हमारे अधिकारियों से आप पूछताछ नहीं करेंगे, तो ये मैसेज भी जनता के सामने क्लियर है। नहीं, काम करने से रोकना एक चुने हुए मुख्यमंत्री का क्या मैसेज दे रहे हैं आप? देखिए दीदी, आज बंगाल में जो ईडी का कार्रवाई हो रहा है, वहां पर सरकार की तरफ से कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है, एकदम आराम से ईडी काम कर रही है, और हम लोग चाहते हैं कि हाँ, उनकी कार्रवाई हो रही है, जल्द जल्द सामने आए मामला। अभी त्रिपाठी जी और सिंह जी बोल के जाते हैं ईडी के बारे में, ईडी को बचाना है तो वो बोलते हैं सीधा कोर्ट जाओ। एक तरफ ईडी को क्लीन चिट देते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं बिल्कुल नहीं कहा,
कोर्ट का मामला है। अरे कोर्ट को क्यों बदनाम करते हैं आप? बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, सुनिए, आपने मुकुल राय का बात लाया। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कोयला घोटाला में है, गोरू घोटाला में है, सुनिए, सुदीप्तो सेन शारदा घोटाला में है, शारदा घोटाला में है। आप शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में छोड़ के क्यों रखते हैं? आपने अपोजिशन लीडर बना दिया, आपने मुकुल राय को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया बीजेपी का, राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। मुकुल राय ठीक है, नहीं, मुकुल राय को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, आप राष्ट्रीय महासचिव है, वो राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट है, वो राष्ट्रीय। मुकुल राय, सुनिए, शुभेंदु अधिकारी, सुदीप्तो सेन डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी को चिट्ठी लिखा है सुदीप्तो सेन कि शारदा का बस्ता रुपया शुभेंदु अधिकारी ले गया। आप शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं पकड़ते हो? ठीक है, आप क्यों शुभेंदु अधिकारी को? ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, ममता बनर्जी को फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी सीबीआई ईडी से 2014 से दमन करने की कोशिश कर रहे हैं सिंह जी। 2014 से आप लगा कर मुकुल रॉय को लेकर तो कोई क्लियर जवाब नहीं आएगा, कोई क्लियर जवाब नहीं आएगा। लेकिन सरकार न रहे। माधव आनंद जी, ये जो पूरी तस्वीर इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए मुकुल रॉय को लेकर मुझे लगता है ये बड़ा क्लासिक केस जो है सामने आ गया, जिसमें चाहे भाजपा हो या फिर टीएमसी हो, तस्वीर स्पष्ट है कि जब तक दूसरे खेमे में आप हैं तो आपके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, हमारे पास में आते ही आप नीट एंड क्लीन, स्वच्छ निर्मल, यही सत्ता का चरित्र है। कार्रवाई करिए, यही सत्ता का चरित्र है। करिए, कोई हमारा आपत्ति नहीं। मीनाक्षी जी, मैं अपने संबोधन में ही कहा कि जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं यह उचित नहीं है। और मुझे लगता है सिंह साहब आपको ध्यान से सुनना चाहिए, आपके सहयोगी क्या बोल रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए देश में दो ऐसे नेता हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। और मैं कहता हूं कि एनडीए काल में जैसे निश्चित रूप से करप्शन नहीं हुए और कुछ करप्शन अगर हुए भी है तो सरकार बड़ी ईमानदारी के साथ उसको इन्वेस्टिगेट करती है और जैसे निश्चित रूप से दोषी को सजा भी मिलता है। लेकिन जो स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था पे मैं प्रश्न उठाऊं या विपक्ष के लोग उठावे, मुझे लगता है यह उचित नहीं है। दोष कहीं हो सकता है और उस दोष को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है और निश्चित रूप से सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। ठीक है, आप बताइए, हम तो मैं बता रहा हूँ 50 करोड़ रुपए बिहार तहसीन पुनावाला क्या बोल रहे हैं सर? हेल्थ कर्मचारी बिहार में हेल्थ वर्कर, हेल्थ ऑफिसर के घर से 50 करोड़ रुपया निकला है पिछले हफ्ता। बताइए ना, ये तो अच्छा है। अगर ये कौन सा केस? पता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में लगभग 17 साल से बिहार निकला है, तो भाई बोलो तो सही। और एक भी करप्शन क्यों नहीं? अच्छा बताइए, 50 करोड़ निकला कि नहीं निकला, ये बताओ। अरे अनुराग जी, निकला नहीं? अगर हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, कहाँ पट्टी चली, कहीं देखा आपने? कोई न्यूज देखी आपने? कोई न्यूज देखी आपने? 50 करोड़ एक व्यक्ति को मिला और कोई खबर नहीं। यही तो बात है, यही बात है, क्योंकि वो बीजेपी के अलायंस का मामला है। 50 करोड़ मतलब 50,000, यही 50 करोड़ मतलब 50,000, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 रुपए मिले, कमाल है भाई। अरे आपके यहाँ पैसा मिल रहा है तो उस पर कोई खबर नहीं होगी, न जनता को बताया जाएगा, न जनता को आगाह किया जाएगा। कमाल है, ये भ्रष्टाचार अजीब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके अधिकारियों के यहाँ पकड़ा जाएगा, उनकी सरकार में तो कोई खबर नहीं होगी। ये इसलिए हमारा सवाल उठता है बार बार कि आप कहीं भी भ्रष्टाचार पकड़ते हैं, तहसीन पुनावाला, लेकिन आप बराबरी से पकड़िए। आप बीजेपी को पकड़ेंगे, ठीक है सर। बीजेपी सरकार में अधिकारी तहसीन पुनावाला बोलेंगे सर, प्लीज सर, प्लीज सर। इन्होंने एक शब्द बोला था सर, 30 सेकंड्स में आप कंप्लीट करिए। 30 सेकंड्स के बाद आप भी बोल रहे थे ना उनकी बारी में, 30 सेकंड्स में आप कंप्लीट करिए। अरे हाँ, वो आप पाल रहे हैं तो आपको बधाई सर। एक सेकंड, आप बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए आप लोग 50 करोड़, नहीं आप जो भी बोल रहे हैं इस वक्त, मैं तो ये इस तरह से बातचीत नहीं होगी सर, प्लीज 30 सेकंड। इन्होंने एक शब्द बोला था कि आप गोरू का, अरे छोड़िए ना, ठीक है। अरे दिक्कत क्या है? ठीक है सर, प्लीज पार्टी को बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलते, दिक्कत बाहर आई। सर ऐसी बातें नहीं सर, प्लीज ऐसी बातें नहीं, ना वो करेंगे ना आप करेंगे, मैंने उनको भी रोका है सर, प्लीज। चलिए अब बातचीत के अंतिम पड़ाव पर अब आ रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप लोग क्लोजिंग रिमार्क्स दें और थोड़ा सा शॉर्ट में मैं लूंगी। तहसीन पुनावाला, देखिए तमाम आरोपों के बीच दामन किसी का भी साफ नहीं है जब बात है राजनीतिक प्रतिशोध की, कि बदले की कार्रवाई के तहत ईडी के और बाकी एजेंसीज के एक्शंस हुए हैं, चाहे फिर वो जगन रेड्डी का मामला हो, अमित शाह का मामला हो, सीबीआई की रेड 2013 में डीएम के चीफ एम करुणानिधि के बेटे पर चाहे पड़ी हो, तो ऐसी तमाम लिस्ट यहां पर भी मौजूद है।
किस हक से आप ये कह पाएंगे कि यूपीए में ऐसा नहीं हुआ लेकिन एनडीए का दामन पूरा खराब है, काला है? मैं आपकी बात को 100% एक्सेप्ट कर लेता हूँ, 99% नहीं। लेकिन मोदी जी ने ये कहा था मैं न्यू इंडिया बना रहा। मोदी जी कहते कि पूरा न्यू इंडिया पुरानी इंडिया की तरह होगा और ज्यादा वेंचफुल होगा, ये कहते थे मोदी जी। और जो पुरानी इंडिया में हुआ उससे ज्यादा में मैं दो चीज, एक इंटेलेक्चुअल चीज, क्योंकि वो ईडी के डायरेक्टर ने कुछ बातें की, मैं उसके दो इंटेलेक्चुअल चीज। जब ये पीएमएलए पास हुआ, इसका एक्चुअल पर्पस क्या था? जब 1998 यूएन जनरल असेंबली में इसकी बातचीत हुई, इसके बाद भारत में आया 2002 में, 2003 में पास हुआ, इसका उपदेश था कि ड्रग ट्रैफिकिंग मनी और उस मनी लॉन्ड्रिंग जिससे टेररिज्म हो रहा है उसको, उसके खिलाफ आपको लड़ना है। 2005 में ये नोटिस आया, 2009 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए, 2018 के अमेंडमेंट्स ऑपोजिशन को सस्पेंड करते फाइनेंस बिल के तहत अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा। इसमें जो आपने स्केड्यूल ऑफेंसेस डाले, कॉपीराइट एक्ट, मीनाक्षी जी आप कल ईडी में आ सकते हैं अंडर कॉपीराइट एक्ट, राजलक्ष्मी जी आ सकते हैं। आप जानते हो आप क्या कर रहे हो देश में? क्या ये यूनाइटेड नेशंस का उपदेश था? इसके माध्यम से आप विपक्ष पे हमला कर रहे हो। ये कहना कि कांग्रेस ने गलत किया, मैं तो खुद कह रहा हूं कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी जी उससे 2 कदम आगे गए और उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। ठीक है, आरपी सिंह जी, अनुराग भदौरिया और तहसीन दोनों के आरोपों पर आपको जवाब देना है। सर, ट्रेंड जो सेट हो रहा है ना ये राजनीतिक प्रतिशोध वाली बात को लेकर, यूपीए ने अपने दौर में क्या किया, एनडीए का दौर भी जो है सवालों के घेरे में है। यहां से आगे राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये एक बड़ी पिक्चर की बात मुझे लगता है होनी चाहिए। पहली बात तो ये बड़ा स्पष्ट करने, कहीं रिवेंज से नहीं हो रहा। ये दिमाग में एक धारणा बना लीजिए आप, और ये कहना कि नहीं आप क्या नहीं है, अरे भाई जो करप्ट होगा सब पकड़े जाएंगे। मैंने आपको थोड़ा माइक ऊपर करेगा। मैंने आपको शुरू में कुछ नाम दिया आपको मैंने। सर, रॉबर्ट वाड्रा पे तो कुछ नहीं हुआ ना? होगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? कब होगा उसकी कार्रवाई का अगले चुनाव के बाद? नहीं, अगले चुनाव से करने देना। हर चीज का एक समय है, ईडी के पास जितना समय होगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी और सब कार्रवाई होगी। ये छोड़ दीजिए बात, पहली बात। दूसरी बात, अभी तो नकदी पकड़ी जा रही है, दिख रही है। और अभी जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर हो रहा है वो कोर्ट के आदेशानुसार हो रहा है। कोर्ट कह रहा है, और कोर्ट के ऊपर जाकर दबाव डालना। जब मल्लिकार्जुन के ऊपर होता है तो कोई दबाव नहीं, जब पवन बंसल के ऊपर होता है कोई दबाव, इसी मामले में तब कोई दबाव नहीं, तब कुछ लेना देना नहीं। हाँ, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के लिए होगा। समझे, राजनीति हो रही है, कोरी कोरी ईडी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है, क्योंकि घेरे में है, क्योंकि इनके पैसे पकड़े जा रहे हैं, इनके घोटाले पकड़े जा रहे हैं, इनके घोटाले निकल कर आ रहे हैं। पैसे कहाँ पकड़े जा रहे हैं? इनके पकड़े जा रहे हैं। शिवम बहुत हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवम, मुझे बताइए कि क्या अब जरूरत है वक्त की है कि एक डेडलाइन के तहत काम हो, खास तौर पर विपक्ष के नेताओं को लेकर जो बार बार सवाल उठ रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा या फिर गांधी परिवार, क्यों इतने लंबे सालों साल केस चल रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा कौन है और गांधी परिवार भी कौन है? इनको हर जगह प्रायोरिटी चाहिए। अगर वो कोई नहीं है तो मतलब इनको नहीं मैडम मतलब हाँ बिल्कुल नहीं, सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए। इस देश में 140 बार-बार बीजेपी के नेताओं क्योंकि घोटालेबाजी की हुई है, क्योंकि एक पार्टी चलाते हैं, लेकिन कानून की नजर में 140 करोड़ के बराबर है। मतलब एक परिवारवादी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो गांधी, जिनके नाम है उनकी बात करें ना। चाहे मतलब कोई भी परिवारवादी हो, इनको जो जस्टिस चाहिए उसमें भी प्रायोरिटी चाहिए। मुझे लगता है जैसे एक आम आदमी और सबके केसेस चलते हैं वैसे ही चलेंगे, कोई दो राय नहीं है। और एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है कि भाई हमारी तरफ से क्यों उठाया जा रहा है? मतलब यहां क्या, मतलब चोरों को पकड़ने में भी बैलेंस करने की आवश्यकता है क्या? कि मतलब अगर कांग्रेस की तरफ से निकल आए तो बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं निकल रहे? वो इसलिए क्योंकि आप इस देश में 58 साल राज किए हो, वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उस दौरान बना है, वो इसलिए क्योंकि राजीव गांधी जी से लेकर इंदिरा गांधी जी के समय तक और जवाहरलाल नेहरू जी के समय तक तमाम करप्शन के चार्जेस लगे हैं। और आप ये मानेंगे सब कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माहौल में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट होता है। और जब इतने लंबे समय तक रहे हैं आप, तो जाहिर है आपके ही सबसे ज्यादा घोटाले और वो सब निकल के आएंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि बीजेपी नहीं कर रही है, आपके समय भी ये पीएमएलए था। 17 साल हो गए हैं इसको बने हुए, 2005 से। कर लेते ना, क्यों नहीं किया? जाहिर सी बात है आपको कुछ मिला नहीं होगा, वरना इतने सीधे तो आप नहीं थे। जब इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक को भी आपने इन्वेस्टिगेट किया जो आज है, तो आप अगर किसी ने घोटाला किया होता तो आप उसको भी पकड़ते, प्रोवाइडेड आपके पास ऐसी कोई ट्रेल्स थी ही नहीं। ठीक है। अच्छा, दो बातें जोड़ दी इसमें। एक, कट मनी की बात तो हमने नहीं की, दीदी ने खुद मानी कि हम कट मनी हमारे यहाँ चलता है। और दूसरी बात कि रुपये में से 85% नहीं पहुंचा, 15% नीचे जाता है, 85% खाली जाता है। ये राजीव गांधी ने माना था। तो घोटाले तो उनके टाइम पे हो रहे थे, कुछ नहीं। आज तो सीधा सीधा ट्रांसफर करते हैं, आज बैंक में ट्रांसफर सीधा होता, कहीं बीच में और फिर लेके विदेश चले जाते हैं। ठीक है, नहीं सही बोलते हैं आप, तो सीधा सीधा विदेश ही चले जाते हैं। विश्वसनीयता आम आदमी की नजरों में घटी है या बढ़ी है? मीनाक्षी जी, इसको ऐसे समझ लीजिए कि कहीं पर कोई दरोगा है, थाने का इंचार्ज है, और उसके यहाँ अपराध हो रहा है, वो मामले कम दर्ज करे, अपराध हो रहा है लेकिन कम दर्ज करे, और दूसरा दरोगा आकर ज्यादा मामले दर्ज करे, तो क्या विश्वसनीयता इसलिए उस दरोगा की कम हो जाए कि उसने मामले ज्यादा दर्ज कर लिए? बहुत सरल से समझा रहा हूं जिससे लोगों को समझ में आए। भ्रष्टाचार इस देश में हो रहा था, हो रहा है, ये जनता को पता है।
एक एजेंसी काम कर रही है, कृपा करके उस एजेंसी को डिमीन मत कीजिए। पॉलिटिकल दिक्कतें हैं, पॉलिटिकल बायसेज हैं, उसको सरकार को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क के लिए मैं आपके पास आ रही हूं अनुराग जी, और सवाल ये है कि देखिए आपने बड़े यहां पर मुद्दे उठाए कि क्योंकि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो विपक्ष के पीछे जो है ईडी इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, सरकार को घेरने को लेकर जो एक रणनीति बनेगी उसके प्रति भी तो विपक्ष को तैयार रहना होगा। विपक्ष के जो अपने छोटे छोटे हित दिखाई देते हैं, चाहे ममता बनर्जी एक जगह है, चाहे अखिलेश यादव दूसरी जगह है, चाहे दक्षिण में बाकी नेता हैं, विपक्षी एकत्रित नहीं हो पाता, कैसे घेरेंगे आप सरकार को? पार्लियामेंट के अंदर में जब सरकार चर्चा ही नहीं होने देगी, सारे सदस्यों को सस्पेंड कर देगी, तो चर्चा कहां होगी? उसके बाद आप बिल सुन तो लीजिए ना, उसके बाद आप बिल भी पास कर लेंगे, तो बिल कैसे पास कर लेंगे? आपने अगर जब आपने सदस्यों को सस्पेंड किया हुआ है तो लगातार बिल कैसे पास करते जाएंगे? ये कहां का? दूसरी बात, जब तक भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार में जो चले गए, जो हो गए, सब जो लंदन चला गया, कोई कहीं चला गया, वो कहां से चले गए भाई? आपने क्यों जाने दिया? आपका हजारों करोड़ रुपया लेके चले गए, वो कहां से वापस आएगा? आपने 11 लाख करोड़ रुपए धरना सोटो के माफ कर दिए, क्यों आपने राइट ऑफ कर दिए भाई? मतलब कि हम निष्पक्ष हैं सिर्फ डिक्लेयर कर देना नहीं है, आपको दिखना भी चाहिए कि आप निष्पक्ष हैं। ठीक है, ये सेंट्रल एजेंसी। एक लाइन में फिनिश करिए। लक्ष्मी जी की बात को आगे ले जाना चाहता हूँ। कल की बात है, सारे विपक्ष सपा सब लोग एक होकर ईडी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। बीजेपी से रिएक्शन मांगा गया। पता है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कहते हैं? विपक्ष महात्मा गांधी के स्टैचू के नीचे चिकन खा रहा है। ये उनका उत्तर है। ये गंभीरता है? ये देश को इस तरह से चलाएगी आप सोचिए देश के साथ क्या करें। मैं दोबारा से कह रहा हूं, कॉपीराइट को आपने ईडी में शेड्यूल ऑफेंस में और फाइनेंस बिल के तहत आप सोचिए ये पत्रकारों पे किस तरह से यूज होगा। आप इस चीज को सोचिए मैम। ठीक है, चलिए, दोनों पक्षों के यहाँ पर अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन इन सब के बीच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ बड़े एक्शंस हुए हैं, और उन एक्शंस की बदौलत जिस तरह की रिकवरी हुई है देश के भीतर, आम जनता के भीतर भी ये सवाल है कि आखिर इतना पैसा किस तरह से ठिकाने लगाया जा रहा है, जनरेट हो रहा है, कहां उसका इस्तेमाल हो रहा है। सवाल ये अहम है, राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने की दिशा में क्या ईडी काम करती है, ये आरोप भी अपनी जगह है। लेकिन इन सब के बीच सुधार की अगर कोई गुंजाइश है तो आपके वोट में सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने से पहले आगाह रहें, जागरूक रहें। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।